जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पहले अध्याय का आखिरी पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगी और जाइए और दोनों पार्ट को देखिए। और साथ साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक मिलेगी, वहां पर जाइए और आपको वहां पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। वहां आपको नोट्स मिलेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको साथ साथ में वहां पे कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ में एक सुविधा हम आपके लिए एक और लेके आए हैं कि यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिलहाल अभी 3 सब्जेक्ट हैं। अगर आप इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है कि आप अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हैं कि आपका आंसर ठीक है गलत है, परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके से है, तो आप जाइए, आंसर लिखिए और हमारे जो इंस्टाग्राम है वहां पर बाय मैसेज हमें फोटो सेंड कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आपका किस तरीके से ठीक चल रहे हैं या थोड़ा सा गलत है, क्या चीज है, आप क्या सुधार कर सकते हैं, यह हम चीज आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आइए हम अपनी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं। इससे पहले के पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को देखा था और हमने समझा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किस प्रकार से 2 ध्रुवीय विश्व के खिलाफ शुरू किया गया। खिलाफ क्या, उससे तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया। 2 ध्रुवीय विश्व यानी 2 महाशक्तियां, यूएसएसआर और यूएसए यानी अमेरिका और सोवियत संघ के अलावा दो गुट, ये 2 गुट बने हुए थे। इनके अलावा एक तीसरा ऑप्शन दिया गया कि हम इन दोनों गुटों से अलग रहकर अपना विकास करेंगे। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था वो विकासशील देशों जैसे मिस्र, भारत, जो नए नए आजाद देश हुए थे, उन्होंने शुरू किया था। और उनका मानना था कि अगर हम दोबारा से किसी दूसरे गुट में, शक्तिशाली गुट में शामिल हो जाते हैं तो हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं बना सकते और हम अपने आजादी से, आत्म स्वाभिमान से फैसले नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर भारत उस टाइम अमेरिका के गुट में शामिल हो जाता तो वो अमेरिका से सहायता प्राप्त करता तो हमारी उस टाइम की जो विदेश नीति थी और हमारी घरेलू नीति थी उस पर दबदबा किसका होता, अमेरिका का होता। अगर सोचिए पाकिस्तान ने हम पर हमला किया और हम उसकी जवाबी कार्रवाई नहीं दे पाते, अमेरिका बोलता कि आप इसकी जवाबी कार्रवाई मत दीजिए, आप इसकी जवाबी कार्रवाई मत दीजिए और ये आपके लिए गलत होगा और हमें चुप होना पड़ता। जबकि अगर हमने फैसला करा, उस टाइम के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने फैसला लिया और वैश्विक मंच के अन्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने फैसला लिया और एक तीसरा विकल्प गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। अब इस नॉर्मली हमने ये देख लिया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और आखिर था क्या। अब हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, आखिर मकसद क्या था, कि हम इससे क्या चाहते थे, कि इसके जो संस्थापक देश थे वो क्या चाहते थे गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करके। ठीक है, इसका सबसे पहली बात तो आपको एक चीज समझनी होगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन को अधिकतर राजनीतिक शास्त्री वो ये समझते हैं कि ये तटस्था है। तटस्था मतलब कि आप अलग थलग हो गए, मतलब कि पूरे विश्व से आपने अपने आप को काट लिया। विश्व में अमेरिका, यूएसएसआर या इसके सहयोगी देश आपस में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बमबारी हो रही है, अमानवीयता फैल रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। जबकि ऐसा नहीं है। तटस्थता का मतलब क्या होता है, उसमें होता है कि कुछ भी हो रहा है, युद्ध हो रहा है तो होने दो, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता भैया। पड़ोसी के घर में आग लगती है, आग लगने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जबकि ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे उसमें से भारत भी एक देश था जो कि अगल बगल में जो भी, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट था, उसको सुलझाने में भारत की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और भी जो भी काम होते थे, जैसे कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो भारत ने उसके विरुद्ध कार्रवाई करी। वो उसके अमेरिका के गुट का था लेकिन फिर भी कार्रवाई करी, वो तटस्थ नहीं था, वो डरा नहीं था। विश्व में जो भी गलत हो रहा था उसके बारे में राय दे रहे थे। तो गुट निरपेक्षता का मतलब कि तटस्था नहीं है। उसके लोग गुटों से अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 गुट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं तो हम भैया देखेंगे, हम खाली ये अबे लड़ाई लड़ो, तुम हमारे गुट में थोड़ी हो या तुम हमारे दुश्मन थोड़ी हो, हम तो अलग हैं। ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो पहली बात तो गुट निरपेक्षता का अर्थ
तटस्थता नहीं है। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या था, उसका मकसद क्या था कि सबसे पहली बात तो साम्राज्यवाद का अंत, और जो साम्राज्यवाद का अंत के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उनका समर्थन देना। पहली बात हम समझते हैं साम्राज्यवाद है क्या। साम्राज्यवाद का मतलब है कि हम अपने साम्राज्य मतलब अपने राज्य को दूसरे क्षेत्र में फैला रहे हैं। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर कब्जा कर लिया, तो ये क्या एक साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद है, कब्जा कर लिया, उसके संसाधनों का, उसके लोगों का, उसके पैसों का दोहन कर रहे हैं, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता के आंदोलन के जो देश थे उनका मानना था कि इस दुनिया से साम्राज्यवादी व्यवस्था है, इसका खात्मा होना चाहिए, और जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं उसका समर्थन ये लोग करते थे। दूसरा है रंग भेद आंदोलन का समर्थन। अमेरिका, अफ्रीका देशों में जो काले लोगों के, काले नस्ल के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठाना, ठीक है। विश्व में शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, निरस्त्रीकरण मतलब कि हथियारों का खात्मा करना, इसके लिए सहयोग देना। देखिए बहुत ईजी है, रासायनिक हथियार और हथियारों पर प्रतिबंध। आपने देखो सुना होगा जब कोरोना टाइम आया, कोरोना टाइम पर एक फैलने लगा कि कोरोना वायरस जो है वो एक चाइना का बनाया हुआ हथियार है। अभी क्लियर नहीं है वो हथियार है या नहीं है, तो एक तरीके से मानते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि एक रासायनिक हथियार। तो जो भी रासायनिक हथियार जो बना रहे हैं या बन रहे हैं उसके खिलाफ जाना, और जो भी हथियार परमाणु, हाइड्रोजन वगैरह जो भी बन रहे हैं, हाइड्रोजन बम, उनका खात्मा करना, उन पर प्रतिबंध लगाना। और आखिरी है नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करना। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उनकी एक सबसे बड़ी डिमांड थी नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करना। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मतलब कि जो विश्व की जो व्यवस्था है, अगर आप देखोगे जो हमारी आज की विश्व की व्यवस्था है, शक्तिशाली और देश शक्तिशाली है, अमेरिका शक्तिशाली है, चाइना शक्तिशाली है, तो मतलब कि अमीर देश और अमीर बढ़ता जा रहा है, गरीब देश और गरीब बन रहा है। ये तो आज के टाइम है, पुराने टाइम पर और भी ज्यादा था। तो मतलब कि जो पूरी व्यवस्था बनी थी, पूरा अंतरराष्ट्रीय जगत की, पूरे अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व की जो व्यवस्था बनी हुई थी वो एक तरीके से गरीब देशों का, विकासशील देशों का शोषण कर रही थी। कैसे कर रही थी? जैसे कि पूरे देशों ने शुरुआत करी, जो शक्तिशाली देश हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है, इन लोगों ने क्या करा कि हम मुक्त द्वार की नीति अपनाएंगे। किसकी नीति अपनाएंगे? मुक्त द्वार की। यानी कि एक देश, जैसे कि आप सोच सकते हैं भारत है, भारत एक अपनी मुक्त द्वार की नीति अपना लेता है, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरी कंपनियां हैं, जो चाइना की हो गई, कोरिया की हो गई, जापान की होगी, वो भारत में आएंगे और व्यापार करेंगे। ये क्या है? मुक्त द्वार की। इन्होंने बोला कि ये सबके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिएगा कि एक छोटा सा गरीब देश है, वो क्या अमेरिका में फैक्ट्री लगा सकता है? नहीं ना लगा सकता। इसके लिए उसे क्या चाहिए? उसके लिए संसाधन चाहिए। तो पुरानी व्यवस्था जो थी उसमें क्या था? अमीर देश ही दबदबा जमा रहा है भैया, ठीक। तो उन्होंने मांग करी नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता, नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, इसको समझते हैं। यहां पर नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जो मांग गुट निरपेक्ष आंदोलन से शुरू हुई थी, उसे 1972 में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए नई व्यापारिक नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मतलब कि यूएन में व्यापार और विकास के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव पेश किया कि भाई व्यापार करने के तरीके अलग होने चाहिए। हमेशा अमीर देश ही दूसरे से व्यापार ना करे, बल्कि गरीब देश भी अमीर देशों में जाए और वहां पर सुविधा और जो भी व्यापार कर सकता है वो व्यापार करे, वहां पे फैक्ट्रियां लगाएं और गरीब देश अपने क्षेत्र के संसाधनों की सुरक्षा कर सके। आप सोचिए कि एक छोटा सा देश है, भारत ही मान लीजिए आप, भारत को आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। भारत है, भारत के लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है पैसा, सोचने में कुछ नहीं जा रहा, पैसा नहीं है, ठीक है। और दूसरे अमेरिका, जैसे यहाँ पर कोयले की खान है, लोहे की खान है, अब वो उसे खोदने के लिए, उसका खनन करने के लिए पैसा चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए ना। अब भारत के लोगों के पास वो नहीं है,
तो कौन करेगा? दूसरे देश का व्यक्ति आएगा और वो खान खोदेगा, उससे सारा निकाल के लेके चला गया। नुकसान किसका? गरीब देश का नुकसान हुआ ना, थोड़ा बहुत पैसा मिल गया वो बात अलग है। लेकिन ये क्या, ये पुरानी व्यवस्था है। अभी इन्होंने नई व्यवस्था करी कि भैया आप हमेशा क्या कहते हैं, हमारा दोहन नहीं करोगे, ठीक। ताकि इससे इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया ताकि धनी देशों द्वारा गरीब देशों का शोषण ना हो सके। ये कि इन्होंने अपनी सोच बनाई है, अभी तक लागू हो रही है नहीं हो रही है, मतलब कि चल ही रहा है, ठीक है। अमीर देश का दबदबा चल ही रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, ये हमने टॉपिक समझ लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता 5 नंबर का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है? ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता, क्या अहमियत रह जाती है, ठीक है। प्रासंगिकता मतलब कि उसकी अहमियत, ठीक है। आप देखोगे 1990-1991 के आसपास सोवियत संघ का पतन हो जाता है, जिससे कि पूरी तरीके से शीत युद्ध का खात्मा हो जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो शुरू किया गया था वो शीत युद्ध के ये 2 महाशक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। अब लोग बोलते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के खत्म होने के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन आप देखिएगा, आप उसके उद्देश्य देखेंगे, आपको पता चलेगा साम्राज्यवाद का अंत, रंगभेद आंदोलन का समर्थन, विश्व शांति सुरक्षा निरस्त्रीकरण, रासायनिक हथियारों का प्रतिबंध, नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करना। ये मांगे तो आज भी जायज हैं, आज भी शोषण हो रहा है ना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्या कहे, खत्म नहीं हुआ है, यह आज भी जिंदा है। अब देखो सैन्य गुटों से अलग रहना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं वो सैन्य गुटों से अलग रहते हैं, किसी भी प्रकार के हथियारों का खरीद फरोख्त करने से वो बचते हैं, इसका खिलाफत जाते हैं। लेकिन फिर भी भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थक देश है, लेकिन फिर भी हथियार बना रहा है ना, ये अपना पॉलिसी है, ठीक है। कूटनीति हमें इसमें नहीं समझना। सैन्य गुटों से अलग रहना, सदस्य राष्ट्रों के विकास के लिए सहयोग देना, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं सदस्य राष्ट्र, उनके विकास के लिए सहयोग देना, उनकी मदद करना, बड़े व पूंजीवादी देशों से विकासशील देशों की सुरक्षा करना, ठीक। विकासशील देशों की स्वतंत्रता बनाए रखना ताकि दूसरे देश उन पर कब्जा ना कर ले। अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताओं का उन्मूलन यानी खात्मा करना, विकासशील देशों की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक कदम उठाना, ठीक है। ये इतना गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। और आप देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वीडियो आप अगर देखिएगा तो आप एक क्वेश्चन बनाइएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर लिखिए एक बार, हम देखना चाहते हैं कि आप कैसा आंसर लिख रहे हैं। इंस्टाग्राम के हैंडल पे जाइए और हमें मैसेज के द्वारा आप अपना आंसर भेजिए जरूर, और हम आपको रिस्पॉन्स पक्का करेंगे। अब आते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ लेता है भारत और शीत युद्ध, आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप था। सबसे पहले तो एक नॉर्मल था कि भारत गुटबाजी से दूर था। भारत ने अपने आप को पूरी तरीके से गुटबाजी से दूर रखा। वो ना अमेरिका के गुट में गया और ना यूएसएसआर के गुट में गया, क्योंकि उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया और स्थापना करी। अब दूसरा है कि अब कई लोग बोलते हैं कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ गया, लेकिन अधिकतर भारत यूएसएसआर की तरफ झुका हुआ था। ये लोग आलोचना करते हैं, ठीक है। भारत का हित वो अधिकतर यूएसएसआर की ओर झुकाव था। भारत शीत युद्ध के टाइम पर ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भले ही शामिल हो गया था, लेकिन भारत को फिर भी मालूम था कि कई बार हमें बड़े देश की मदद मिल सकती है, क्योंकि उसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल था। तो भारत को एक ऑप्शन चाहिए था कि आखिर वो किसके समर्थन में जाए। भारत एक नया आजाद हुआ देश था, भारत को हथियारों की जरूरत थी, भारत को वैज्ञानिक तकनीकों की जरूरत थी, तो भारत का अपना पर्सनल हित भी था। तो वो हित किसकी तरफ था? यूएसएसआर की तरफ। दोहरी भूमिका, मतलब कि भारत दोहरी भूमिका निभा रहा था। वो एक तरीके से अमेरिका का भी समर्थन करता था और यूएसएसआर का भी समर्थन करता था, ठीक है। अब कई लोग भारत के पक्ष की आलोचना करते हैं, तो बोलते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था इनका सिद्धांत विहीन, कोई इनका थ्योरी वेयोरी नहीं था, इनका कोई सिद्धांत नहीं था,
सच्चाई नहीं था, बिना पैंदे का लोटा था भारत, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि भारत ने 1971 में यूएसएसआर से मित्रता की संधि कर ली। क्यों करी भाई, वो तो गुट में उसके गुट में था ही नहीं, वो तो गुट निरपेक्षता आंदोलन का पक्षधर था। लेकिन अगर आप देखिएगा कि उस टाइम 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, और पाकिस्तान की सेना जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तान की सेना, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में बम बरसा रही थी, वहां के लोगों के साथ काफी बदसलूकी कर रही थी, मार रही थी, काट रही थी, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रही थी। और वो बांग्लादेशी जो आज के बांग्लादेशी हैं वो भारत में आ रहे थे, ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या उठ रही थी। और साथ साथ में जब भारत ने इसका विरोध किया पाकिस्तान का, तो उससे पाकिस्तान का विरोध किया हथियारों द्वारा, सेना द्वारा, तो उसके जवाब में पाकिस्तान का साथी देश अमेरिका वो बंगाल की खाड़ी में हथियार वगैरह जंगी बेड़े लेकर पहुंच गया। अब भारत करे तो करे क्या, हार सकता था। भारत की उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत यूएसएसआर गई और यूएसएसआर से संधि करी। उसने 20 साल की कुछ साल की संधि करी गई थी, मैं भूल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, देखिए, गूगल सर्च करिएगा, या फिर हम ही खुद अपनी रिप्लाई कर देंगे कि वो संधि कितने वर्षों की थी। ठीक है, तो उस संधि में मित्रता की संधि थी। जब वो मित्रता की संधि जब हुई तो यूएसएसआर ने अपने जंगी बेड़े बंगाल की खाड़ी में लेके आ गया। जब वो बंगाल की खाड़ी में हथियार वगैरह लेके आ गया तो अमेरिका देखता रह गया, आखिर हो क्या गया। तो अमेरिका को इससे बचने के लिए दूर हटना पड़ा। तो ये एक तरीके से कूटनीति, स्वयं को बचाने के लिए। आप इसकी आलोचना भले ही कर सकते हो, लेकिन सच्चाई है, आत्म स्वाभिमान और प्रतिष्ठा नाम की भी चीज होती है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा अध्याय, शीत युद्ध का दौर। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। तीनों वीडियो हैं, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, और हाँ, अपनी पाठ्य पुस्तक को जरूर देखिएगा, समझिएगा। जल्दी हम आपके लिए इस बुक का द्वितीय अध्याय आपके लिए लेके आने वाले हैं, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।